नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब और मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो इस वक्त थ्योरीज चल रही है। एक तो जो एक्टिव है, सदियों से तो नहीं बोलूंगी बट डिकेड से एक्टिव है, गेम ऑफ सैंक्शंस। और एक उल्टे गेम की भी बात चल रही है, जब भारत कैन ऑल्सो सैंक्शन countries to help them behave properly. Sir, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी sir. थैंक यू। देखो, सैंक्शन से पहले मैं समझाता हूं कि स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति विश्व में। जो पहले महायुद्ध के बाद था, तकरीबन उसी समान की स्थिति है आजकल। पहले विश्व महायुद्ध के बाद जो यूरोपीय ताकतें थीं, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई थी। केवल एक देश था जो उनको बचा सकता था, लेकिन वो हिचकिचाते थे उसकी मदद लेने के लिए। वो देश था यूएस। माने नहीं, यूएस भी समझा नहीं। यूएस मैन्युफैक्चर कर रहा था, मार्केट कहीं नहीं था। और जिन देशों को चाहिए था, वहां ना मैन्युफैक्चरिंग था, न खरीदने की क्षमता थी। तो क्या हुआ, विश्व भर में महामंदी हुई 10 साल के बाद। 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। तकरीबन 29 से 39 ये महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसे बाद में रिसर्च करके 60s 70s में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री विशेषज्ञ थे, माइकल किंडलबर्गर। उन्होंने कहा था कि ये एक अर्थव्यवस्था का जाल है, आर्थिक जाल है। अगर जो देश आपको बचाने के काबिल हो, उसकी मदद आप नहीं लो, किसी कारणवश आप इस जाल में फंसोगे। उसके नाम से इसको बोलते हैं किंडलबर्गर जाल या किंडलबर्गर ट्रैप। आज विश्व उसी व्यवस्था पे आ पहुंची। 4 बड़े इकोनॉमीज विश्व में आज कौन है? एक यूएस है, यूरोपियन यूनियन या यूरोप को पूरा इकट्ठा कर ले लो तो बड़े हैं, अलग अलग लोग हैं तो वो नहीं है। चीन और भारत, और कुछ पीछे है रूस। इनमें से आज के तारीख में केवल और केवल भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। लेकिन ये जो ताकतें हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उनको ये समझ नहीं आ रही और वो इसी किंडलबर्गर जाल में फंसने वाले हैं। अभी लेते हैं जो लेटेस्ट नेटो ने धमकी दी और ईयू ने सैंक्शन किया। किसको किया? नयारा एनर्जी और गुजरात रिफाइनरीज को। क्यों? आप रूस से तेल ले रहे हो। तो इसका हिस्ट्री बताता हूं थोड़ा। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, इन्होंने, यूरोपीय ताकतों ने उसके एनर्जी पे सैंक्शन कर दिया। गैस को नहीं किया, पाइपलाइन से गैस अभी भी लेते हैं यूरोप से, और सीधे गए सऊदी अरेबिया और ओपेक को कि अब जो रूस की कमी है वो खामी आप पूरा करके देंगे। उसका मतलब होता कि उनको और ज्यादा तेल निकालना पड़ता, जिसमें पैसे कम हो जाते। दूसरा, उन्होंने ऑलरेडी इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक अन्य देशों के साथ उन्होंने तो
और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि इतना इतना तेल इनको भेजोगे। तो साफ मना कर दिया, कहते पागल हो, अपना रास्ता नापो, कतार में खड़े हैं, आप आइए कॉन्ट्रैक्ट करिए, उसके बाद आपको मिलेगा। तब ये निकला और भारत ने बोला कि हम तेल लाके आपको देते हैं। आज की तारीख में नंबर 1 सप्लायर टू यूरोप भारत है। ओके, नंबर 2 पॉइंट, अगर मैं क्रूड कहीं से भी लेके आऊं, उसके बाद रिफाइन करता हूं, तो वो तेल जिस देश से क्रूड लाया हूं उसका नहीं है, ये रिफाइंड तेल मेरा है। आप ये कह नहीं सकते कि मैं रूस का तेल को, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, कि मैं रूस के तेल को सैंक्शन कर रहा हूं। इसीलिए भारत ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया कि चलते बनो। अब सबसे ज्यादा क्या, किस चीज का निर्यात करते हैं वो? डीजल और एविएशन फ्यूल। भारत ने बोला ठीक है मत लो, खरीदार बहुत हैं, हम उनको दे देंगे। जब तो ये याद रखना, ग्लोबल साउथ का चक्कर मारा था मोदी जी ने, जब ब्राजील जा रहे थे अपने ब्रिक्स के मीटिंग के लिए। कोई ग्लोबल नॉर्थ को मीट नहीं किया था, सारे ग्लोबल साउथ का चक्कर गए, सारे एग्रीमेंट साइन करा के आ गए। सबको चाहिए, अफ्रीका को चाहिए, लैटिन अमेरिका को चाहिए, सबको तेल चाहिए। अब मैं कहता हूं कि ये अमेरिकन का चाल है यूरोप को और दबाने के लिए, क्योंकि वो डीप स्टेट के क्राउन काउंसिल से कब्जा लेके अपने पास कब्जा रखना चाहते हैं कि मैं चलाऊंगा विश्व को, क्राउन काउंसिल नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तेल मेरे से लो, और जितने का हम दे रहे हैं उससे 4 गुना तेल आएगा, उसको 4 गुना पैसा। पैसे की कमी, किल्लत तो ऑलरेडी है। अगर जहाज चलाना है तो उसको 4 गुना पैसा देना। अरे ऐसे पगलेट बैठा रखे हैं वोक वाले वहां पे, उनके पास तो दिमाग ही नहीं है, सोचा ही नहीं कि क्या कर रहे हैं हम। इसके अलावा जो हुक्म दिया है और ये कर रहे हैं कि जब यूएस बोलता है कि मैं $10 बिलियन का एड यूक्रेन को दे रहा हूं, यूएस डायरेक्टली नहीं देता, क्योंकि उसको पता पैसे नहीं आएंगे। उसका हुक्म क्या है? नेटो के यूरोपियन देश उसको खरीदेंगे और यूक्रेन को देंगे। मतलब कुड़की किसकी? यूरोपियन देशों की। वो पैसा तो आने नहीं वाला, और जितना उसने चूसना था वहां से, जो एग्रीकल्चर लैंड और रिकंस्ट्रक्शन वगैरह, सारे डील तो हो चुके हैं यूएस के। इससे ज्यादा कोई यूक्रेन उसको दे नहीं सकता। तो अब पैसे क्यों खर्च करे अपना? अब यूरोप को खर्च करने बोल रहा है, तो डबल झटका। तो आपने ऑल्टरनेटिव्स बनाए, अभी टूटने वाले हैं ये। क्यों? आपका एफटीए तो यूके से हो चुका है, अभी साइन होने वाला है, ठीक है। यूके तो ईयू के साथ नहीं है, लेकिन ईयू के ही 4 देश आपके साथ एफटीए ऑलमोस्ट रेडी है अभी। नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लीचटेनस्टाइन, सबको तेल चाहिए। और 4 और आपके साथ कतार में आपके साथ बातचीत पे हैं, फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस। लग गई वाट ईयू की। और बैठाइए लोगों को वहां पे जिनके पास दिमाग नहीं है। आपने अपने, जिसको बोलते हैं हेजिंग करना है, वो हेजिंग आपने कर दिया है। आज के तारीख में जब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोल के पूरे ताकत के साथ खड़े होते हैं, क्या चीज है जो हमको ये ताकत देती है? जो अर्थव्यवस्था हमारी उभर के आ रही है, ये इन लोगों के दबाव के बावजूद है। आपको इतना फंडिंग वो देते नहीं है, टेक्नोलॉजी आपको उतना देते नहीं है,
बीच बीच में सैंक्शन भी कर देते हैं, जैसे अभी तो पागलपन कर रहे हैं सैंक्शन करके, वो खुद ही मरेंगे। पीस डिविडेंड जो बाकियों को मिलता था कि कोई वहां पे अंदरूनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और बाहर से कोई लड़ने नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंस से अभी तक हमें मिला ही नहीं है। इसके बावजूद आप तरक्की कर रहे। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है, पहले जो मैन्युफैक्चरिंग हब होते थे, चीन था, जापान, साउथ कोरिया, कुछ हद तक वियतनाम को बनाने की कोशिश की थी, उधर आप देख लो जर्मनी, फ्रांस, उनके अंदर उतनी खपत नहीं थी जो बनाते थे। ये सारे के सारे यूएस के निर्यात के ऊपर निर्भर थे। इसके विपरीत भारत को देखो, 64.1% जीडीपी का आपके इंटरनल कंजम्पशन से आता है, अंदरूनी खपत से। बाहर की खपत को आपको चिंता ही नहीं है। आपका मैन्युफैक्चरिंग आज के तारीख में बढ़ के, जो काफी नीचे था 10-11 पे था, आज की तारीख पे 17% हो गया है, और आने वाले 1-2 साल के अंदर 25% तक ले जाना चाहते हैं। अगर 25% पहुंच गया तो आपकी अंदरूनी खपत तो, आंतरिक खपत तो 70% के पास पहुंच जाएगी। यही चीज है जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो यहां आना चाहते हैं। क्यों? एक, आपके जो बनाएगा यहां पे सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं है। चाहे ट्रंप कितना टैरिफ डाल दे, महंगा नहीं पड़ता। नंबर 2, उसे निर्यात की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि आंतरिक खपत ही 60, 65, 70% है उसका। मतलब 2/3 से ज्यादा माल तो भारत ही खा जाएगा। और ये है जो आपको स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में ताकत देता है, ये इकोनॉमी। दूसरा, विश्व को दिखा दिया आपने ऑप सिंदूर में, आपकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना टेक्नोलॉजी है लड़ाई जीतने के लिए। और ऐसा जीता तो कैसे जीता? चीन जो बोलता था मेरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूएस जिसने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां डिप्लॉय किए थे, कबाड़ खाना बना दिया उन सबका। अब तो वो वापस ड्राइंग बोर्ड में जा रहे हैं कि यार क्या करें। अब उनके जो रडार वगैरह बनाते थे वो कहते हैं नहीं जी, इतने स्पीड का तो हम पकड़ नहीं सकते, और आपके रडार सब स्पीड पकड़ते हैं। इनके जो फेमस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, आज उड़ के गया है त्रिवेंद्रम से, तिरुवनंतपुरम से आज सुबह उड़ के गया है। सर हम कल सेलिब्रेट कर रहे थे कि 1 महीने का किराया मिल गया हमें, थोड़ी पॉकेट मनी इकट्ठी हो गई है। नहीं, वो तो छोड़ो, क्या हुआ, आपने रडार से उसको पेंट भी किया, अपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से पता नहीं क्या मारा कि उड़ते ही नहीं बना। पायलट मियां तो सोच रहे थे कि ये तेल कम है, बाद में बोले हाइड्रोलिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद तो पता लगा हाइड्रोलिक्स से भी ज्यादा है। तो फिर गैराज के अंदर कि भाई कैमरा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, स्पेशल क्रू आया, सब ठीक ठाक करा के अब उड़ के गया है। उसी टाइम दोबारा आपके नजदीक आए थे यूएस के F-22 और F-35, रडार से ऐसा पेंट किया, दुम दबा के भाग गए। क्योंकि जब रडार हिट करता है ना कि आप लॉक ऑन हो गए हो रडार पे, तो मैसेज आता है पायलट को, तो समझ गए भाई साहब इनके पास हमारे स्ट्रेंथ को पकड़ने की भी ताकत है। अब चीन डर रहा है कि मेरे स्टेल्थ तो यूएस से भी गया गुजरा है, अब ये यूएस के स्टेल्थ को पकड़ता है तो मैं कौन सा स्टेल्थ बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं। तो ये आपकी मिलिट्री की ताकत है, आपके अंदरूनी टेक्नोलॉजी की ताकत है, ये आपके डिप्लोमेसी को ताकत देता है। क्योंकि अब
निडर होके आप खड़े होके बोल सकते हो कि आप मेरी बात सुनोगे, मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं डील करूंगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। कुछ हद तक ईयू वालों को भी ये जो सैंक्शन कर रहे थे, ये भी चीज आया होगा कि भारत उनकी बात माना नहीं होगा, उनको बोला होगा माई वे और दी हाईवे। और हम कह रहे हैं दोनों साइड को बेनिफिट मिलना चाहिए, एक तरफा नहीं होगा, वो जमाना खत्म हो गया। क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद ही यूएस के ही विशेषज्ञ और यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया से ये विशेषज्ञों ने एक स्टेटमेंट दिया था मिलके कि न्यू पावर हैज कम इन एशिया एंड इट इज नॉट चाइना। अब आपकी ताकत जो है, ये हमने खुद अपने दम पे खड़े हैं। क्योंकि ये बाकी कंट्री, जैसे मैंने कहा था, मैन्युफैक्चरिंग निर्यात यूएस से, तो यूएस के दबाव में आ जाते हैं, वो टोटी दबा देता है कि मैं नहीं खरीदूंगा, ये नहीं खरीदूंगा, उनकी इकोनॉमी ठप हो जाती है। देख लो चाइना का इकोनॉमी क्या हुआ, ट्रेड वॉर शुरू होते ही कचरा हो गया पूरा, क्योंकि उन्होंने अपने आंतरिक खपत के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो कब से चाइना 99 से पढ़ रहा हूं, 2000 के टाइम से, तब से ये कर रहे हैं कि हमने आंतरिक खपत बढ़ाना है, तब से लेके आज तक 1 से 2% के बीच में। और वो 1 से 2% कब होता है? क्योंकि जब निर्यात कर सकते हैं यूएस और वेस्ट को, उस निर्यात का पैसा जब सैलरी में मिलता है तो आंतरिक खपत होती है। अब वो निर्यात ही नहीं हो रहा, आंतरिक खपत का तो कचरा हो गया, पैसे नहीं है लोगों के पास। तो ये डर है उनको, जो उन दिनों पहले महायुद्ध के टाइम वो डरते थे कि हम यूएस को अटलांटिक में नहीं लाएंगे। क्योंकि 19वीं सदी के शुरू में इनके जो प्रेसिडेंट थे मनरो, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बना के दिया था ये यूरोपीय शक्तियों को कि ये पैसिफिक का एरिया अमेरिका मेरा है, आप यहां नहीं आएंगे, मैं आपके इलाके में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन उस वक्त ये भी कहा था कि जो आपके कॉलोनीज यहां है वो वहीं तक सीमित रहेंगे, बढ़ाने की कोशिश मत करना। मान गए? यूएस नहीं माना। तब उनका शुरू हुआ था 19वीं सदी में जर्नी टू द वेस्ट, वेस्ट कोस्ट तक जाने के लिए। वहां मेक्सिको, जो कि एक स्पेनिश कॉलोनी था, ये सारे टेक्सास, एरिजोना, कैलिफोर्निया, ये सारा उस इलाके के थे, उसके ऊपर कब्जा कर लिया पूरा, लड़ाई लड़के। वहीं नहीं रुके, हवाई, होनोलुलु, गुआम और फिलीपींस तक आ गए। वहां ये सारे अपने स्पेनिश कॉलोनीज थे। 19वीं सदी के एंड में 1890s में उन्होंने फिलीपींस पे कब्जा किया था। तो उनको ये डर था कि अगर हम उसको अंदर आने दे देंगे तो ये सारा कुछ कर लेगा। लेकिन वो डर भारत के ऊपर दिखाने के समझ नहीं आ रहा। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम आपके एरिया में आना चाहते हैं। केवल ये कहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं आज के वैश्विक व्यवस्था के मुताबिक होने चाहिए। उदाहरण तौर पे मैं बताता हूं, आईएमएफ है। आईएमएफ में हर देश का इक्वल वोट नहीं होता। वो देश जितना पैसा देता है, कितना ताकतवर होता है, उसके मुताबिक होता है। अब वो अभी भी पश्चिमी देश कंट्रोल करते हैं। अब याद देख लो, एक ही पश्चिमी देश आपके आगे है इकोनॉमी में, वो है जर्मनी। इसके बावजूद बाकी सारे पश्चिमी देशों के वोटिंग पावर का परसेंटेज आपसे ज्यादा है आईएमएफ में। क्यों? किस कारण ज्यादा है? जब मैं ज्यादा पैसा ला रहा हूं आईएमएफ के अंदर, तो आप उसको ज्यादा वोटिंग परसेंटेज राइट्स उसका ज्यादा क्यों है? ये बदलने की आप बोल रहे हैं, ना कि चीन जैसे कि सारा बदल दो। लेकिन ये इनकी ईगो है, अहम है कि कल का मेरा नौकर आज मेरे से ऊपर निकल गया।
मेरी बात नहीं मान रहा। सुप्रियोरिटी मेरी बात नहीं मान रहा। लेकिन उनके लोगों को पता है कि अगर भारत साथ नहीं आया आपकी इकोनॉमी खत्म। और हमें कोई चिंता नहीं है, हमने ग्लोबल साउथ के साथ अपना कर रखा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि महामंदी होगी, थोड़ी बहुत मंदी होगी, मान वो तो लेके चल लेंगे। हम तो कई दफा मंदी के थ्रू जा चुके हैं और ग्लोबल साउथ में कोई छोटा मार्केट नहीं है, उसके थ्रू हम अपना धंधा कर लेंगे। और ग्लोबल साउथ अगर उनके लिए खत्म हो गया, कई होंगे ग्लोबल साउथ के अंदर जो उनके साथ चल पड़ेंगे, चीन वगैरह के साथ, दूसरे के साथ, बट बल्क 125 127 तक तो आपके साथ हैं। वो अगर आपके साथ हैं और आप मिल बांट के चल रहे हो, तो ये डर अभी उन लोगों को समझ में आ रहा है कि करें। इसीलिए तो देश देखो ईयू से टूट टूट के आपके साथ एफटीए करना चाहते हैं। कहते ईयू की एफटी गए तेल लेने, मैं कर लेता हूं, नहीं तो मेरा देश तो गया। यूके भी इसीलिए कतार में खड़ा था और अब तो वो बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तानियों के विरुद्ध। फ्रांस आपके साथ खड़ा है, ये इटली है, ग्रीस, साइप्रस, वो मैंने कहा है, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और अपना लीस्टेनटाइन तो सर वो छोटा, बहुत छोटा देश है। लेकिन स्विट्जरलैंड और लीस्टेनटाइन से ये होता है कि काला धन काफी वहां पे रखते हैं, तो उसका पता लग जाता है आपको। ओके, सो अब ये माहौल आ गया है वहां पे कि करें तो क्या करें। ट्रंप आपके पीछे पड़ा था, पहले क्या बोला था कि जो रशिया से तेल लेगा, ये लेगा, मैं 500% टैरिफ डालूंगा। पता लगा कि भाई वाट तो सबकी लगेगी, अब वो 100 पे आ गया है। अब 100 की भी बात नहीं कर रहा, कहता मैं देखूंगा, टैरिफ डालूंगा उसके ऊपर, जो तेल आप भेज रहे हो कितना भी डाल दो। अगर जो यूरोपीय देश है आपसे ले लेते हैं ईयू को तोड़ के, उनको फिर भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 400% तो टैक्स डालेगा नहीं, वो डाल नहीं पाएगा, कोई मानेगा नहीं, इलीगल है। देश आपस में बोलेंगे कि हम अपना कर लेंगे और फिर आप बोलोगे कि यूपीआई से पेमेंट दे देना, गई डॉलर, गई डॉलर तेल लेने जैसे कहते ना, गई भैंस पानी में, गई डॉलर तेल लेने, क्या करेगा फिर? चीखेगा तो बोलेंगे तू नहीं है, तू ही गलती है, ऐसे ही बगैर रूल के तू कौन है इतना सारा टैक्स डालने वाला। लोगों ने समझाया होगा। आप तो बैकग्राउंड से जाके ऑलरेडी बात कर रहे हो। कैसे कह रहे हो? 2 साल पहले मैं यूएस गया था, उसके पहले मैं डॉट बिटिया के कॉन्वोकेशन के, उसके पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे खोज रहा था, मेरे को वो ग्रेग नॉर्मन के टी शर्ट्स पसंद है, वो मतलब रिंकल फ्री होते हैं और धो के आप वैसी पहन लो, ठीक है, वो बनियन टाइप मटेरियल के होते हैं, बड़ा अच्छा होता है। और यहाँ चेन्नई के मौसम में ब्रीदेबिलिटी बड़ा अच्छा रहता है, आपको ठंडा रखता है, गर्मी नहीं सर लगती आप। कॉटन होता है बिकॉज हाँ, मैं कॉटन विद मिक्सिंग विद एवरीथिंग एल्स, ओके तो बड़ा अच्छा होता है। हिम्मत नहीं भी खरीदने के लिए, 12,000 का एक टी शर्ट था, मैंने कहा पागल हूँ, इसको माय खरीदूंगा। गुडनेस, उतने में तो वहां आप पे इंडिया में तो हाँ, लाइन लगा के खरीद लेंगे। नहीं नहीं, अभी तो मैं तब वहां पे बिटिया ले गई थी, उनका कौन सा टीजेस ऐसी कुछ दुकान था, $50 में मिला, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि यार 4,500 से कम से मेरे को मिल गया। एक खरीदा मैंने कहा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अभी मैंने अमेजोन से खरीदा है, ₹699। ये रहा। उन्होंने पूरा का पूरा अपना, पहले क्या होता था, भारत में या बांग्लादेश में बनता था, यूएस जाता था, स्टैंप यूएस में लगता था, तो उसका प्राइस इतना ज्यादा आपको लगता था जब वहां से आता था। अब यही बनता है, यही स्टैंप लगता है, यहां से यूएस जाता है,
समझ गए कि उन कंपनियों ने बोला है ट्रम्प तो टैरिफ लड़ता रहे, हम तो चले भारत, हमारा धंधा भारत से होगा। अभी भारत में ये तो मैं उनका अभी बीच में उनका वो सेल लगा हुआ था अमेजोन में, तो लिया तो मुझे 700 रुपए का मिला। अदरवाइज ये दिस इज अबाउट 2400 रुपीज, कहाँ 12,000, कहाँ 2400 रुपीज, और फिर सेल में 700 रुपए। और सेल में तो 700 में मिला। अभी देख रहा था वो सेल खत्म हुआ है तो 900 रुपए में मिल रहा है अमेजोन में, राइट। अभी किसी ने मेरे को बताया कि अब यूएस में ये आई थिंक $20 का मिल रहा है, 19.99, वो कॉस्टको में। तो मतलब अगर आप नॉर्मल स्टोर में जाओगे तो कम से कम $40-50 का पड़ेगा आपको, विच इज अगेन अबाउट मोर देन 4,000 समथिंग, $4,000। यहां क्या हो रहा है, जब वो इतना सेल में मेरे को दे रहा है 999 रुपए में अगर दे रहा है, मतलब वो भी प्रॉफिट बना रहा है अमेजॉन। तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज एक्चुअली द कॉस्ट प्राइस ऑफ मेकिंग इन इंडिया, और कितना प्रॉफिट बना रहा है ये ग्रेग नॉर्मन टी शर्ट्स, कितना प्रॉफिट बना रहा है वहां पे। तो ये उसको समझ नहीं आ रहा। व्हाई डू यू थिंक अपना टिम कुक आपके एप्पल के प्रोडक्ट्स यहां बना रहा है? कहता सारे नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होने वाले हैं अगले साल से भारत से ही होंगे। जैसे ही ट्रंप ने उसको बोला कि भारत से ही करेगा तो 25% टैरिफ तुझ पे लगेगा, कहता ठीक है, 2026 से जो भी यूएस में मेरा प्रोडक्ट जाएगा वो भारत में बना हो। आज अगर आईफोन 16 प्रो, से लगाओ जनाबे आली, मैं कारण बताता हूं, आज अगर आईफोन 16 प्रो लेते हैं यूएस में तो 3,500 का पड़ता है डॉलर्स। जो इंडिया से वहां जाता है यूएस में $1,035 का पड़ता है, ठीक है। अब वो टैरिफ भी लगा दे, जितना भी लगा दे, 1,800, कहां 3,500, कहां 1,800। अब वो 1,800 का 2,500 में भी बेचेगा तो जस्ट इमेजिन कितना प्रॉफिट बनाएगा टिम को। ये धंधा ट्रंप के समझ नहीं आया, आपके पीछे पड़ा था पागलों की तरह, क्योंकि इसको फंडिंग दी हुई थी एग्रीकल्चर और डेयरी ने कि जीएम यहां पे भारत में आएगा। भारत ने बोला तेरा जीएम तेल लेने गया, हम नहीं लेंगे, डेयरी तेरा तेल लेने गया, हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ट्रेडिशनल होता है, हम अपने फसल से ही बीज बनाते हैं। तो जीएम में हमने केवल एक प्रोडक्ट मास स्केल में किया हुआ है, वो बीटी कॉटन। वो कई सालों से, क्योंकि वो बीटी कॉटन अपना खुद का बीज जनरेट कर देता है, आपको हर साल वो जाना नहीं पड़ता है बीज लेने के लिए। जितना आप बना लो, थोड़ा और लेना पड़ जाए तो आप थोड़ा ले लो। लेकिन इनका जो अभी का जीएम है, कोई बीज नहीं बना पाओगे आप उसमें से, आपको बार बार उन्हीं से बीज लेना पड़ेगा और वो बीज के प्राइस बढ़ाते रहेंगे मार्केट के मुताबिक। नंबर 2, हेल्थ के लिए बहुत खराब है। यूएस में लोग ये जीएम प्रोडक्ट्स खा खा के बीमार हो रहे। और डेयरी तो नॉनवेज मिल्क हम बोलते हैं, हम तो कह रहे हैं यार, हम तो नेट एक्सपोर्टर हैं यार, दुनिया के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर तो हम हैं। तू किस लिए आ रहा है? तेरा डेयरी में क्यों लूं? और उसमें आप अपने जो गायों को आप मांस मच्छी सब कुछ खिलाते हो, और जो डेयरी निकाल के दूध निकालने के बाद उसमें फैट डालते हो तो एनिमल फैट डालते हो। हमको नहीं चाहिए ये सब। और उनको ये भी बोला है अगर इसको धक्का दिया तो तेरे सारे डिजिटल वाले मुझे यहां टैक्स देंगे, जो मैं यहां पे एडवर्टाइजमेंट डलता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हमारा डलता है उनके ऊपर, कहता टैक्स लगेगा फिर उन सब के ऊपर।
तो ये याद रख लो कि अगर वो टेबल में नहीं है तो ये टेबल में नहीं है, इसके आगे हमने आपको भेज दिया है, लेना है तो ले, वरना जो टैरिफ करना है लगा ले, क्योंकि हमें पता है कि वो एमएनसी से बात कर लेंगे, वो आ जाएंगे। अमेजॉन ऑफिस अपना यूएई में लगाना चाहता है, बाकी सारा डिटेल्स वो भारत में रखना चाहता है। बोइंग भारत में आना चाहता है। उसका आज के तारीख में पूरा जो उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एक तो जो पार्ट्स सब तरफ जाते हैं और पार्ट्स वापस आते हैं सियाटल में उसके पास जुड़ने के लिए, एआई एम्बेडेड, सब एम्बेडेड, सारा कुछ यहाँ बैंगलोर से चलता है, सियाटल से नहीं चलता, बैंगलोर से चलता है उसका पूरा। तो वो तो सोच रहा है अभी यार मैं यहीं आ जाता हूं, क्योंकि ये टैरिफ में मैं एयरबस के साथ काम नहीं कर सकता। और उसका जो सबसे बड़ा सेकंड प्लांट बाहर था वो चीन में था, सुनने में आ रहा है अभी वो भी बंद हो रहा है। उसी के ऊपर उंगली उठ रही है ये जो अभी क्रैश हुआ था। काफी सिस्टम सब सिस्टम्स वहां पे, और काफी एयरक्राफ्ट वर्ल्ड ओवर अभी चांस नहीं लेते। 787 में कहीं कोई दिक्कत आता है उतर जाते हैं, टेक ऑफ करने जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो गया रोक लेते हैं, उड़ते नहीं है। कल रात हमारी रात थी और इनका दिन था। वहां पे अलास्का एयरलाइंस ने 238 या मैं राउंड ऑफ करके करूं 240 बोइंग को ग्राउंड कर दिया था। 4 घंटे तक एक भी फ्लाइट्स नहीं उड़ी थी। एंड देन I think some backdoor talks happened with the Boeing administration and these Alaska Airlines. तब उन्होंने फिर मॉर्निंग में जाके उड़ाना शुरू किया। अदरवाइज सारे प्लेन्स को कल वो जब फ्लाइट टेक ऑफ करी थी, एक उनका इंजन जल गया था, तो उसके बाद सबको ग्राउंड कर दिया था। उड़ते उड़ते उसका मैंने वीडियो भी देखा था, एक इंजन जल गया। सो नाउ ही इज लुकिंग एट कमिंग टू इंडिया, कि यहाँ पे प्रॉपर स्किल्ड लेबर सब कुछ है, चीप भी पड़ेगा मेरे को। तो अभी क्या प्रॉब्लम है उसको, जिस देशों से बना रहा है दे आर ऑल कटिंग कॉर्नर्स। चाइना इज मास्टर इन कटिंग कॉर्नर्स। सो जब से ये मैकडॉवेल डगलस टेक ओवर किया था, उनके सारे बंदे आगे थे। उसके पहले के बोइंग जो थे 707 737, दे वर मोर ऑन फ्लाइंग सिक्योरली। जब से ये डगलस वाले आए हैं दे आर मोर ऑन मेकिंग प्रॉफिट, सो दे वर कटिंग कॉर्नर्स। तो ये सोच रहे हैं कि भारत में आएंगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज चीपर, यू डोंट नीड टू कट कॉर्नर्स एंड दे आर स्किल्ड अवेलेबल एंड बना लेंगे। एग्जाम्पल कहां से लिया? फॉक्सकॉन से। फॉक्सकॉन की तो दुकान बंद हो गई थी, पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक देयर, फैक्ट्री में आग वाग लगा दी थी चाइना में, यहाँ पे आ गए। पहले तो मशीनरी नहीं भेज रहा था, थोड़ा दिया, 300 उनके टेक्नीशियंस आए थे, सडनली चाइना ने उनको वापस बुला लिया। वो सोचा अब ये फॉक्सकॉन वापस आएगा, उनके एवज में 500 और को भारत से ही ले लिया। सडनली उसको समझ आया, क्योंकि पेपर में बड़े लिखते हैं ये अपने सब तरफ, और वेस्टर्न मीडिया में भी लिखते रहते हैं कि भाई इंडिया में स्किल्ड लेबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फॉक्सकॉन को कहां से मिल गया स्किल्ड लेबर? चिप्स बनाता है। और बाकी कंपनी जो टाटा के साथ बना रहे हैं, एक महाराष्ट्र में और एक गुवाहाटी में, तो वो क्या पागल है? भारत में आ रहे हैं बगैर स्किल्ड लेबर के। तो इंडिया हैज द स्किल्ड लेबर। इस माहौल में नाउ यू लुक एट द सैंक्शन दैट द चैंपियन EU कर रहा है, मतलब इट इज दैट यूरोपियन पार्लियामेंट, नॉट द इंडिविजुअल नेशंस। उनका एक अलग से यूरोपियन पार्लियामेंट है, MEP जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, उन्होंने किया है। नाउ यू लुक कितने पगलैट हैं वो। एंड अब उस में देख लीजिए कैसे ब्रेक रैंक करके कर रहे। जर्मनी तो डिफेंस के लिए ऑलरेडी तोड़ के उनके 155 आर्टिलरी के शेल्स के लिए अनिल अंबानी के साथ डील कर चुका है। 1000 एकड़ रत्नागिरी में ले लिया है, फैक्ट्री लग रही है वहां पे। 2 लाख राउंड्स एनुअली बनाएंगे, जिसमें से 1 लाख अपना, 1 लाख उसका, अगले साल से। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हम 5% बढ़ाना चाहते हैं अपना बजट फॉर द डिफेंस बजट 5% ऑफ माई GDP, जिसमें से आई थिंक 3.5% इज
for the weapons and equipment and everything, and 1.5 is infrastructure and sustenance. बनाने वाला कौन है? फैक्ट्रियां, दुकानें तो 30 साल हो गई, बंद हो गई उनकी. Who will make it? You will make it. Why do you think Safran wants to come in? Rolls Royce आपके पास क्यों आना चाहता है? राइन मेटल क्यों दौड़ दौड़ के आपके पास आना चाहता है? कोरियन कंपनी आपके पास, हानवा शिपिंग, ये वो सब आपके पास क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह की कैपेसिटी, रेंज, स्कोप, डेप्थ, अंदरूनी खपत जो आप दे सकते हो, आज के तारीख में कोई देश नहीं दे सकता. ऑप सिंदूर के पहले लोग कहते थे कि भारत जो है, जो नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा उसका फलक्रम होगा, धरा होगा. अब कह रहे जी आप हब होगे, धरा नहीं. आपके बगैर बनेगा ही नहीं. आपके बगैर बनेगा ही नहीं. और वो चले हमको सैंक्शन करने, और नेटो हमको दिखा रहा है आंख. जो यूएस हट जाए वहां से तो नेटो क्या है? एक मक्खी नहीं मार सकते, कुछ है ही नहीं उनके पास. सो दैट इज द सिचुएशन. अब होगा ये कि ये जितने वोक लिबरल गवर्नमेंट है, एक एक करके सब, उनका सबका तख्ता पलट हो जाएगा. क्योंकि ये अहम के कारण एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं कि भारत के साथ डील करें. ठीक है, तो ये जो अभी 8 आ गए हैं आपके साथ, शायद ईस्टर्न यूरोप के पुराने पोलैंड, हंगरी, ये आ जाएंगे आपके साथ करने के लिए. वो तो तैयार है. तो ऑलमोस्ट लाइक अ डजन कंट्रीज हमारे साथ इकट्ठी हो ही रही हैं. हाँ, वो आ जाएंगे. उनके जो 27 हैं उनमें से देखते हैं कितने रुक जाते हैं, कितने रह जाते हैं, कितने आ जाते हैं. एक बार नॉर्वे आ गया तो स्वीडन भी आ जाएगा, स्वीडन आ गया तो फिनलैंड भी आ जाएगा. ठीक है, तो एक एक करके देश आने शुरू हो जाएंगे और वहां पे तख्ता पलट होने लगेगा. अगले इलेक्शन में ये लेबर पार्टी नहीं आने वाली यूके में. ओवर अगले इलेक्शन में. ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उनको सैंक्शन करने के लिए. आपने सैंक्शन करना ही नहीं है. जिसका मेरे साथ बनता नहीं उसके साथ मेरा धंधा नहीं. सिंपल. सैंक्शन नहीं है ना. आप बोलोगे आपका मेरे साथ बनता नहीं है, मेरे को आपके साथ कोई धंधा नहीं करना, कर लीजिए आप जिसके साथ करना. तो दैट इटसेल्फ विल बी लाइक अ सिमिलर टू अ सैंक्शन, बट ऑफिशियली आप बोलोगे नहीं कि मैं तुम्हें सैंक्शन कर रहा हूं. क्योंकि अब ये हो गया, भारत ने डिसाइड कर लिया है कि आपने मेरे साथ करना है तो आपने मेरे साथ मेरे टर्म्स पे एफटीए करना. इसीलिए आसियान का आप तोड़ रहे हो. साल दर साल आपको घाटा होता है 45,000 करोड़ का, और बैकडोर एंट्री है चीनी माल आने के लिए. समझे? बैकडोर एंट्री है. जितना चीन का सरप्लस उनके साथ है, तकरीबन उतना ही लेवल ऑफ ट्रेड हमारे साथ है, विच इंडिकेट्स वो चीन का माल यहां आ रहा है. तो आप तो उनको बोला है दोबारा नेगोशिएट करने आ जाओ, वरना मैं भी कैंसिल कर. आएंगे, और अगर एज आसियान नहीं आएंगे तो टूट टूट के आएंगे. अब देख लो, फिलीपींस आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा दौड़ के, सिंगापुर आ जाएगा दौड़ के. वो तो दौड़ के आ जाएंगे. और इन देशों में देखो 3 देश हैं जो को छोड़ के, अपना कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, इन 3 देशों को छोड़ के बाकी सारे देश कतार में खड़े हैं, मुझे ब्रह्मोस चाहिए, मुझे आकाश चाहिए. चीन डर रहा है. अब लगाओ सैंक्शंस. कौन लगाएगा? चाइना लगाएगा? चीन डर रहा है. चीन डर रहा है कि यार ये सारे आगे तो मेरी तो साउथ चाइना सी में वाट लग गई. परफॉर्मेंस देख लिया उसने. और उसी तरह लेयर्ड
एयर डिफेंस ग्रिड भी चाहिए उनको, इंटरनेशनल। अब इस माहौल में आप देखिए जो ईयू आपको पिद्दू सा सैंक्शन करना चाहता है, आटा किसका? जब भी तो भारत बोल रहा है खुल के यार वन साइडेड है, वी डोंट एग्री विद दिस, खत्म। वन स्टेटमेंट फ्रॉम एमईए स्पोक्स पर्सन, उसके बाद कोई बात हुई वहां से, कोई मुंह खोल के कोई बोला? कुछ नहीं, आप मत भेजो तेल। तो ये है, डरने की कोई बात नहीं है। अपने होंगे कई उनके पे में, ओए होए 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 देखो भारत को सैंक्शन कर दिया, अब क्या करेगा, अब मोदी जी क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं। जो जो क्लास के बाहर घुटना टेक के हाथ खड़ा किया हुआ है, वो टीचर को क्या सिखाएगा? And imagine all this has been going on slowly, gradually. यस, पॉलिटिक्स में लोग उलझे हुए हैं, लोग राहुल गांधी के ट्रैवल्स में भी उलझे हुए हैं और ये चुपचाप पीछे काम चल रहा है धीरे-धीरे। सी मैंने जड़ों से पहले भी मजबूत बोला था ना, है जो भारत। जियोपॉलिटिक्स होता है, एल्बर्ट जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है, चुपचाप से चलता है, चुपचाप से सारा काम चलता है। और ये शुरू में आप अपना बेस बना रहे थे अपने अर्थव्यवस्था को ताकतवर करने के लिए। इसीलिए जब आप देख लीजिए JCPOA से निकल के ट्रंप ने जब हम पे दबाव डाला था, तो ईरान से हम तेल लेते थे, हमने पूरा जीरो कर दिया। उस वक्त ये उतनी क्षमता हम में आई नहीं थी। उसके बाद ताकत कहां से आया? जब कोविड हुआ और हमें कहीं से नहीं मिल रहा था, पीपी हेल्थ के लिए सारा कुछ नहीं मिल रहा था, हमारे लोग खड़े हुए हैं और खुद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अपने आप के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए आपने सारा कुछ दिया, वैक्सीन तक दिया, जो ग्लोबल नॉर्थ और यूएन ने कुछ नहीं किया। वहां से फिर आपको क्लियर हो गया कि यार मेरे लोगों में ताकत है, रेसिलियंस है, ये कर सकते हैं। और उसका आप नतीजा आपने देखा ऑप सिंदूर में, कि प्राइवेट सेक्टर को भी ले आओ, सबको धीरे धीरे अंदर ले आओ, सारा कुछ करना शुरू करो। अब आप देखो सब तैयार है, अभी तो सब खड़े हुए हैं कि और बताओ हमें क्या करना है, हम करने के लिए तैयार। दैट इज द डिफरेंस। तो अब जब कोई सैंक्शन के लिए बोलता है, अब ट्रंप भी बोला, मैं कहा करते रहे, क्योंकि वहां से मैं लाऊंगा। अब यहां से जब मैं तेल बेच रहा हूं, ये तेल मेरा है एज पर इंटरनेशनल लॉ, यू कांट स्टॉप मी। एंड ओपनली कह रहे हैं कि भाई हमारे देश के बेहतरी के लिए, लोगों के लिए मैं तेल कहीं से भी लूंगा जहां से मेरे को सस्ता मिले। दैट इज द वन विच गिव्स यू स्ट्रेंथ, एंड दैट इज व्हाई आई से शुरू में कहा था इट इज लाफेबल जो इन्होंने किया है ईयू ने। होना कुछ नहीं है, नतीजा चुपचाप से कुछ समय बाद अपना वो सैंक्शन उठा देंगे, तब तक उनके इकोनॉमी की वाट लग चुकी होगी। राइट। और आजकल ये इनका भी तो धमकी आया था ना, नेटो की धमकी के बाद, दिस दिस अमेरिकन पॉलिटिशियन हाँ ग्राहम। हाँ, वो करने दो, करने दो, हम्म। क्या कर लेगा? हमने भेज दिया है अपना अबाउट $200 बिलियन का ट्रेड का मिनी ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील के लिए ट्रंप को बोल दिया भाई ये है, इसके ऊपर नीचे हमने कुछ नहीं करना। आसियान के जैसे, आसियान का वो 10-12%, 15% कर रहा था, हमने कहा हमारा पूरा 10% से नीचे है, हमें आसियान से कंपेयर मत करो, हमें किसी देश से कंपेयर मत करो, वी आर यूनिक। आपको डील करना है तो ये है, नहीं करना है तो आप यू आर वेलकम टू पुट वॉट एवर टैरिफ्स। क्योंकि नाउ सडनली आफ्टर हैविंग टूर्ड देयर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ हैविंग डन डील्स विद यू, आपको पता है कि वहां के मार्केट के लिए मैं भेज दूंगा।
एज इट इज यू हैव अ ग्रोइंग फुटप्रिंट इन अफ्रीका, अब आपका धीरे धीरे लैटिन अमेरिका में भी हो रहा है। तो अगर पूरे 54 देश अफ्रीका के नहीं हुए, अगर आपको 30 देश भी मिल जाते हैं वहां पे, और वहां के 21 में 22 में से आपको 10 भी मिल जाते हैं, कैरिबियन से भी 2-3-4 मिल जाते हैं, तो आप देख लो यार, क्लोज टू 50 कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करने लगोगे, मार्केट वहां पे भी है। क्योंकि लोग ये भूलते हैं कि हाईटेक बड़ा मार्केट नहीं है, मीडियम एंड लो टेक्नोलॉजी जो है, निम्न और मध्यम टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा मार्केट है, और ग्लोबल साउथ में यही बिकता है। सेफ्टी पिन, ऑल पिन, पेपर क्लिप, आपका स्टेपलर, पेपर, ये सारे कुछ बिकते, सबसे ज्यादा बिकते हैं यार। टॉयज हो गए, एक जमाना था जब हम टॉयज खरीदते थे, आपका चीन से भी टॉय आता था, अब आप टॉयज एक्सपोर्ट करते हो, टॉयज यहां बनते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। सो नेटो बोलते रहे यार, वो कौन सा उनका स्पेंसर है, कहता 500%, वो शुरू किया था 500% में, उसके बाद 100% आ गया, अब तो 100% की भी बात नहीं कर रहे कोई, क्योंकि वो एमएनसीज जो उनके साथ है वो बोल रहे होंगे क्या कर रहे। आपने अभी अपना पहला टेस्ला खोला है जो चीन से लाता है, 1-2 साल के अंदर टेस्ला आपका पूरा इलॉन मस्क अपना पूरा धंधा लेके यहीं आ जाएगा। अगर इसी रास्ते ट्रंप और उसके रिश्ते चलते रहे, उसके फादर तो ऑलरेडी इंडिया में बैठा है, कहता यहीं आओ, यहीं आ जा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस माहौल में नेटो क्या, ईयू क्या यार, नेटो यूएस के बगैर लड़ नहीं सकता, और यूएस बूट्स डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो डरता है कि बॉडी बैग से डरता है। तो इसीलिए कहता हूं ना, यूएस वो ताकत जो था पहले वो अब नहीं रहा। जो देश लड़ने से डरता है वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो कि मैं विश्व का पुलिसमैन हूं, तो पुलिसमैन होने के लिए बीट पुलिसमैन जमीन पे होता है, किसी और से नहीं करवाते कि तू बुलेट बीट पुलिस कर। जैसे कई जगह जब हमारे टाइम में चोरी चकाट ज्यादा होती थी, तो वॉलंटियर्स होते थे आरडब्ल्यूए से कि भाई वो भी पेट्रोलिंग करेंगे, दैट वाज इन एडिशन टू द बीट पुलिस। ये नहीं कि वो आरडब्ल्यूए वाले 2-4 घूम रहे हैं वहां पे तो बीट पुलिसमैन नहीं आ रहा। तो अगर आप विश्व के पुलिसमैन हो तो आपको बूट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप बूट्स नहीं लगा सकते तो आप किस मुंह से कहते हो कि मैं विश्व पुलिसमैन हूं, और किस मुंह से नेटो कोई डरेगा नेटो से। यूएस ना हो तो वो तो अफ्रीका अपने रशिया से डर जाए, अभी रशिया ने डरा रखा है। नंबर 1 एनिमी उसने तो बोल दिया है कि जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी है जो सबको उकसा के यूक्रेन को हथियार दिलवा रहा है। कहता माय नंबर 1 एनिमी इज यूक्रेन, इज नॉट यूक्रेन, इट इज जर्मनी। अब जर्मनी डर गया, कुछ है नहीं उसके पास, नंगा है, कोई हार्डली एनी ट्रुप्स और एनीथिंग, 1 बटालियन, 1 यूनिट, 2 यूनिट ऐसी कुछ है उसके पास, क्या कर लेगा। दे आर स्क्रैपिंग द बैरल। M1 एब्राहम्स टैंक कहां से आ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कोई बनाने की ताकत नहीं रही ना, 30 साल से बंद कर दिया था। अब जैसे ही रशिया खड़ा हुआ है तो उनको समझ नहीं आ रहा है मैं कहां से हथियार लाऊं, इस नोटों से डरूं। उसको तो उसके कमरे में भी जाके 1 घंटा पे तमाचा मार के आ जाओ, कख नहीं कर पाएगा। सो डोंट वरी, Nothing is gonna happen. Just sit back, take your popcorn, chill and enjoy. And जो मोदी जी कर रहे हैं देयर नीड, इट इज नॉट दैट वी डोंट नीड देम, बट टुडे आप देख लो उनके जो सबसे बड़े हेज फंड है यूएसए के, वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक, आउटसाइड ऑफ यूएसए देयर वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफिस कहां है, भारत में। जो पहले चीन में होता था बंद करके भारत ले आए हैं। वो पैसे भारत में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट पैसे क्यों लाना चाहता है भारत के अंदर, उनके एमएनसीज क्यों आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला ये सारे
अपने गारमेंट वाले सब यहीं पे आके बैठ चुके हैं, जूते वाले आ चुके हैं, यहाँ पे क्रॉक्स बनने लगा है आपका इंडिया में। अब आप अपने ट्रिशनापल्ली में उसकी ऑफिस है, बड़े बड़े शहरों में नहीं जा रहे हैं, छोटे शहरों में भेज रहे हैं। सेकेंड टियर थर्ड टियर सिटीज में जाइए, यहां तो मैं देखता हूं हर दूसरा बच्चा क्रॉक्स पहन के घूमता होता है यार। मुझे क्रॉक्स पसंद नहीं है, पहना था, चुभता था, मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे तो अभी कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, मेरे घर के सामने ही रहते हैं, जिसको देखो वो क्रॉक्स पहन के घूम रहा है। It is not health-wise, it is not advisable. Crocs is not advised क्योंकि वो सब पैर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चों के लिए। दिस जस्ट ऑफ द टॉपिक रिमार्क। आई एम जस्ट सेइंग देयर ऑल कमिंग इन हियर बिकॉज़ यहाँ उनको पैसा बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट भारत में ही बनेगा उसको। और उनको ये है कि वो चीन जैसे नहीं, कई लोग कहते हैं ना इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चाइना। नो, इंडिया इज द नेक्स्ट इंडिया। चाइना में तो इंटरनल कंजम्पशन था ही नहीं। वो व्हाट इज अट्रैक्टिंग देम इज लाइक टुडे, मैंने कहा ना पिछले साल इट वाज 61%, टुडे इट इज 61.4%, नेक्स्ट ईयर इट विल इंक्रीज फर्दर बिकॉज योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज आर इंक्रीजिंग फर्दर। सारे आ रहे हैं आपके। तो अभी तक तो जैसे एयरबस और बोइंग के लिए आप इतने पार्ट्स बनाते थे, डसॉल्ट ने बोला है आज के बाद सारे उनके एयरक्राफ्ट का फ्यूसलाज भारत में बनेगा। वो एमआरओ पूरा सेटअप कर रहा है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल का फैसिलिटी की आसपास लोग राफेल खरीद रहे हैं, भारत में सेटअप कर रहा है राफेल, डसॉल्ट एविएशन। ये है एक एक करके आपके पास चुपचाप से आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में चले जा रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उसमें जब आप सैंक्शन से डर रहे हो, जब आपके साथ एमएनसीज है और यूएस का वॉल स्ट्रीट आपके साथ है, इससे डरना यार, करने तो उसको, चोट उन्हीं को लगेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, राजीव सर से शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे और राजीव सर के साथ में शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल स्क्रीन के सामने है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्लिप्स हम जो अब एक सेपरेटली स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आई विल शेयर द लिंक वेरी सून। एक्स पे जरूर फॉलो करें। वी हैव स्टार्टेड पुटिंग अपडेट्स एवरी आवर इन द न्यूज साइकिल। और टेलीग्राम पे आप जरूर फॉलो करें कि वहाँ पे हम लेंथी वाले आर्टिकल्स से शेयर करते हैं जो विच आर वेरी नाइस एंड इम्पोर्टेंट एंड हैपनिंग। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे।